तक ग्रीन जोन में रहे दमन में तीनों लॉकडाउन के दौरान बाहर के लोगों को आने जाने पर चुस्त प्रतिबंध था, पर धीरे धीरे प्रतिबंध हटाया जा रहा है और प्रशासन द्वारा धंधा रोजगार शुरू करने की परमिशन देने में आ रही है, जिस अंतर्गत तंत्र द्वारा दमन की विविध कंपनी में काम करते कामदारों के साथ अन्य मैनेजमेंट स्टाफ, व्यवसाय से जुड़े लोग, बैंक वर्कर, मजदूर वर्ग, मेडिकल स्टाफ जैसे लोगों की मुसीबत को ध्यान में लेकर विशेष ई पास इशू करने में आया है, जिसके लिए पास लेना चाहते लोगों को अपने निवास का प्रमाण और एक डिक्लेरेशन जमा करवा के ऑनलाइन पास ले सकते हैं। तब आज दमन की पातलिया, डांभेल और कच्चीगाम चेक पोस्ट पर वाहन चालक की लंबी कतार लगी थी। दमन में प्रवेश करने वाले लोगों को पास का वेरिफिकेशन कर उनका मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद ही दमन में प्रवेश दिया जा रहा है। इसलिए प्रशासन द्वारा सभी चेक पोस्ट पर पुलिस टीम के साथ मेडिकल टीम भी रखने में आई है। इस तरह दमन आखिरी वक्त तक ग्रीन जोन में रहे, इसलिए वहीवटी तंत्र द्वारा हो सके उतने प्रयास किए जा रहे हैं। तब पिछले 4 दिन से दमन की सरहदों पर जिस तरह प्रवेश के लिए लंबी कतार लग रही है, वह देखते अब 60 दिन के लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे दमन गुजरात का जनजीवन ठीक हो रहा है, ऐसा लग रहा है। संघ प्रदेश प्रशासन ने आज प्रदेश की एकमात्र सहकारी बैंक दमन दीव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की गवर्निंग बॉडी को बर्खास्त करके बैंक का संचालन करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर दी है। प्रशासन ने दानिश अधिकारी करणजीत वडोदरिया को बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासन के आदेश अनुसार ही करणजीत वडोदरिया ने दमन दीव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय पहुंचकर बैंक के प्रशासक के रूप में चार्ज भी ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन बैंक को अपनी निगरानी में लेकर आरबीआई के लाइसेंस की अटकी पड़ी प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं। प्रशासन की ओर से बैंक के लाइसेंस के लिए जरूरी शेयर कैपिटल भी दिया जाएगा। दोनों संघ प्रदेश के एकीकरण के बाद दादरा नगर हवेली जिले में भी इस बैंक की शाखाएं खोलने की प्रशासन की तैयारी होने की बात बताई जा रही है और यह भी बताया जाता है कि संघ प्रशासन दमन दीव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का नाम बदलकर संघ प्रदेश के पूरे नाम दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड करने की तैयारी भी कर रहा है। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि इस बैंक की आरबीआई से लाइसेंस प्रक्रिया अटकी पड़ी थी, जिससे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नई गवर्निंग बॉडी का चुनाव बैंक का लाइसेंस एवं दादरा नगर हवेली में बैंक का विस्तार करने के बाद वहां के प्रतिनिधियों के पद शामिल किया जाएगा। गौरतलब कि गोवा राज्य की गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से अलग होकर 3 साल पहले 2017 में दमन दीव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्थापित की गई थी। गोवा बैंक के समय करोड़ों रुपए का घाटा दमन दीव को भुगताना पड़ा था, लेकिन 2017 के बाद वर्तमान गवर्निंग बॉडी ने बैंक को घाटे से उबारा और इस वर्ष 12 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाकर ग्राहकों का विश्वास जीता था। अब जब प्रशासन ने इस बैंक के नया नामकरण आरबीआई लाइसेंस दादरा नगर हवेली तक विस्तार एवं दादरा नगर हवेली का प्रतिनिधित्व सहित की शुद्ध उद्देश्य के साथ अगर प्रशासक नियुक्त किया है, तो प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि ग्राहकों का विश्वास बैंक पर बना रहे तथा सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गवर्निंग बॉडी का चुनाव भी कराकर सहकारी बैंक के अस्तित्व को बरकरार रखे। नानी दमन के छपाबार मेन रोड स्थित रोशन मंजिल नामक अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। इस बारे में फायर विभाग को जानकारी देते तुरंत घटनास्थल पे आ पहुंचे थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से धुआं फैल गया था। फायर विभाग द्वारा बिल्डिंग में फंसे लोगों को तुरंत रेस्क्यू कर निकाला गया और आग पे काबू पाया गया था। आग की वजह से कोई जानहानि नहीं हुई।
हमारा जो कंट्रोल रूम है वहाँ 11:33 को मुस्तफ़ा करके एक आदमी था, उसका फ़ोन आया कि रोशन बिल्डिंग है उसमें आग लग गई है। जैसे हमको पता चला वैसे हमारे गाड़ी रवाना कर दी। 3 गाड़ी हेडक्वार्टर से निकल गई सोमनाथ से और 1 गाड़ी बड़ी दमन से। जैसे हम मौके पे पहुंचे तभी ग्राउंड फ्लोर में आग लगी थी। हमने तुरंत फायर फाइटिंग स्टार्ट कर दी। मालूम पड़ा तो पीछे के साइड में जो इलेक्ट्रिक पैनल पर उसमें आग लगी थी। ये बिल्डिंग ग्राउंड +5 बिल्डिंग है, नीचे 16 दुकान है। हमने 2 लेडीज़ 3 बच्चे को रेस्क्यू कर लिया। BS सीट पहन के रेस्क्यू करके निकल कोई इंजन नहीं है उसमें। तो धुआं के वजह से पूरा लिफ्ट धुआं में भर गई थी और बिल्डिंग में पूरा धुआं फंस गए थे। इसके लिए हम BS सीट पहन के सेफ्टी से उनको निकाल दिया। जख्मी में कुछ नहीं हुआ, सभी सेफ है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा विस्तार के एक चौल में 14 साल की बच्ची का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आरोग्य विभाग की टीम में दौड़धाम मची थी। बच्ची के संपर्क में आए 52 लोगों को क्वारंटाइन कर सैंपल लेने में आए थे, जिसमें बुधवार को एक ही विस्तार में से स्थानिक संक्रमण की वजह से 7 लोगों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए थे। बुधवार को सिलवासा की कोविड-19 लैब में कुल 371 सैंपल की जांच करने में आई थी, जिसमें से 7 केस पॉजिटिव मिले थे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में से 7 पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ कोरोना पॉजिटिव के कुल 12 केस हुए हैं। दादरा में किसी भी प्रकार की ट्रैवल हिस्ट्री न होने के बावजूद कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। हाल में प्रदेश में कुल 12 कोरोना मरीज में से एक ठीक होते छोड़ने में आया है। दादरा में देमणी रोड स्थित भंडारी की चौल में से 8 पॉजिटिव केस आए हैं, जब दूसरे 3 पॉजिटिव केस की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की है। आरोग्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को रोकने मरीज के संपर्क में आए सभी को क्वारंटाइन किया है। हेलो, सभी लोग ध्यान से सुने। कंटेनमेंट जोन में सारे लोगों को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। कोई भी जरूरत हो तो आपको होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। कोई भी किराना सामान या अन्य चीज वस्तुओं की जरूरत होने पर आपको होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। यदि कोई दूसरी सहायता की जरूरत हो तो आप 104 या 108 नंबर पे कॉल कर सकते हो। पुलिस को सहयोग करें, पुलिस आपकी सेवा में है। कोई भी जरूरत पड़ने पर आप पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। तो आप सभी से नम्र अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। धन्यवाद। RDGIDC में आई RK कंपनी में गुरुवार सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट में काम करते चिखली के एक युवक ने कंपनी द्वारा अप्रैल मास का पगार चुकाने के बाद कंपनी में हाजिर होने को बताया था, पर वह हाजिर न होते गुरुवार को कंपनी में अचानक आकर नौकरी मांगते कंपनी ने वापस लेने से इनकार कर दिया था। कंपनी के बताए अनुसार कामदार और अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पहले मैनेजर को मारने की धमकी दी थी। फिर हाल में कंपनी का वर्कलोड कम होने से और सरकार के नियम अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कामदार के साथ कामगिरी करने की होने से विमल शैलेश भाई नाम के युवान को काम पर रखने से मना करते कंपनी के चौथे माले खिड़की की छत पर चढ़ते बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए थे। लोगों के सामने आते कूद के खुदकुशी करने की धमकी दी थी। इस बात की जानकारी पुलिस को देते तुरंत घटनास्थल पर आ पहुंची थी और उसे समझाकर पुलिस स्टेशन ले जाने में आया था। कंपनी संचालक को पारडी पुलिस स्टेशन बुलाकर निवेदन लिए थे और कामदार द्वारा खुदकुशी की धमकी देने से उसके खिलाफ 151 के तहत कार्यवाही शुरू की थी। दूसरी तरफ कंपनी ने भी युवक को नौकरी पर रखने की तैयारी दिखाई थी। हाल में यह युवान कंपनी के पप्पू नाम के कॉन्ट्रैक्टर में काम करता होने का बताया था। कंपनी के संचालकों के साथ चर्चा करने के बाद कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ने हाल कंपनी में सरकार के नियम अनुसार कामदारों को रखने के नियम को लेकर हाल काम पर ना आने बताया था। हमारे यहाँ क्या है कि आज एक लड़का छत के ऊपर चढ़ गया
और छत के ऊपर चढ़ के वहाँ से कूदने की थोड़ा कोशिश कर रहा था, उसको धमका रहा था, हम लोगों को कोशिश कर रहा था धमकाने की। छत पे चढ़ गया तो पुलिस आई, हम गए, उसको समझा के उसको फिर नीचे उतारा। देखो, लॉकडाउन पीरियड में काम ना होने के बावजूद, कंपनी पूरे 2 महीने बंद होने के बावजूद हमने मार्च की पूरी सैलरी दी, अप्रैल का उनका जो गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी, हमने पूरा पैसा सबको दिया। उसके बावजूद अभी क्या है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, इसलिए इतनी डिस्टेंस मेंटेन करने पे आदमी काफ़ी कम हो जाते हैं, काफ़ी कम रखने पड़ते हैं। उस आदमी को भी हमने अप्रैल में सैलरी दी, अप्रैल की सैलरी देते टाइम उसको बोला भाई जब तुम सैलरी लेने आए हो तो काम पे आओ। हमने सबसे पहले पुराने आदमी को प्रेफरेंस दी कि जितने मैक्सिमम आदमी हम रख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम रखें। काम भी नहीं है कंपनी में, जैसे तैसे करके काम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं आया। आज अचानक से आया, कहीं से छुप के कंपनी में घुस गया, ऊपर चढ़ के ऊपर से धमकी देने लगा, मैं कूद जाऊंगा। तो यही मुद्दा था आज का, यही केस था। मैं कंपनी में आया, गेट पे आया तो देखा बहुत सारी भीड़ थी, तो वहाँ देखा तो क्या हुआ, तो वो ऊपर चढ़ा हुआ, वो वहाँ से धमका रहा, उसने बोला मैनेजर को मेरे पास भेजो। तो मैं ऊपर गया, उसको समझाया, उसने नहीं सुनी बात, फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस आई तो पुलिस के आदमी ने उसको समझाया, तब जाके वो अंदर आया। जैसे मैंने बताया, हमने पहले भी उसको बोला था तुम सैलरी लेने आए हो तो काम पे भी आओ। अभी भी हम उसको काम पर रखने में तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जितना मैक्सिमम लोगों को काम दे सकते हैं उतना हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 19 जून को राज्यसभा की 4 बैठक के लिए चुनाव का आयोजन होगा। तब कांग्रेस विधायक मौका देखकर चौंका मार रहे हैं। इन सब के बीच खबर मिली है कि कपराड़ा के विधायक जीतू चौधरी और करजन के अक्षय पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही में कई कांग्रेस विधायक संपर्क बिना के बने होने की बातें चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी कांग्रेस की विधायक के इस्तीफा को समर्थन दे चुके हैं। यह बात कंफर्म हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बीते कल शाम को खुद आके करजन के विधायक अध्यक्ष अक्षय पटेल और कपराड़ा विधायक जीतू चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों रुबरे आए थे, जिसके बाद दोनों के इस्तीफा का स्वीकार किया है। वापी के चणोद विस्तार में IIFL में करोड़ों की लूट करने वाले आरोपियों को गुजरात ATS ने कर्नाटक मुंबई से पकड़ने के बाद वलसाड LCB को जांच सौंपी थी, जिसमें दोनों आरोपी का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते उनके 7 दिन की रिमांड लेकर करोड़ों लूट माल की रिकवरी की कामगिरी शुरू की है। वापी चणोद में चंद्रलोक बिल्डिंग में गहने पर लोन देती IIFL की ऑफिस में 9 जनवरी के दिन 6 दुकानदारियों ने प्रवेश कर नगद और गहने मिलकर करोड़ों की लूट मचाकर फरार हो गए थे। इस केस में गुजरात ATS ने आरोपी संतोष नायक को कर्नाटक से और आरोपी सरमत बेग को मुंबई से गिरफ्तार कर उनके पास से 17 लाख नगद कब्जे लेकर आगे की जांच वलसाड LCB को सौंपी थी। इस केस में दोनों आरोपी को वलसाड सिविल हॉस्पिटल में ले जाकर कोरोना रिपोर्ट करते दोनों के रिपोर्ट नेगेटिव आए थे, जिससे दोनों को 7 दिन के रिमांड पर भेजने में आया है। दौरान माल रिकवरी और लूट में शामिल अन्य आरोपी को पकड़ने में सफलता मिले, ऐसा पुलिस मान रही है। इस केस में ATS ने अहमदाबाद से लूट में शामिल आरोपी हरीश गोस्वामी को गिरफ्तार कर आगे की जांच भिलाड़ पुलिस को सौंपी है। वलसाड जिला के नवनियुक्त कलेक्टर RR रावल के पिता की कल मौत हुई, जो कि निसर्ग तूफान की व्यवस्था में रहे जिला कलेक्टर पिता के अंतिम दर्शन के बजाय लोगों की सेवा को प्राधान्य देकर सच्चे कर्मयोगी की भूमिका निभाई थी। वे परिस्थिति को नियंत्रण में लाने अधिकारियों को मार्गदर्शन दे रहे थे। उन्होंने काम के लिए निष्ठा और लोकहित की भावना को पसंद कर एक प्रतिनियुक्त अधिकारी की फर्ज निभाई थी। एक पुत्र के रूप में पिता के अंतिम संस्कार में बिना जाकर प्रजा सेवा के दर्शन कराए हैं। उनके पिता रामशंकर अंबाराम रावल श्री मीरा दातार सर्वोदय विद्यालय उनावा के निवृत्त आचार्य थे।
राताखाड़ी के पास आई स्मशान भूमि के बाजू में रहते दशरथ भाई के घर करीबन 10 बजे घर के पोर्च पर 3 फुट लंबा सांप देखते वह और उनका परिवार डर गया था। घर में छोटे बच्चे होने से कोई बनाव ना बने, इसलिए उन्होंने तुरंत एनिमल रेस्क्यूअर वर्धमान शाह को फ़ोन कर बात कर सांप को रेस्क्यू करने बताया। वर्धमान शाह द्वारा स्थल पर पहुंचकर सांप की पहचान दुर्लभ प्रजाति का सर्प करने में आई, जिसको लोग 2 मुहैया सर्प के नाम से भी पहचानते हैं। असल में इस सांप की पूंछ का भाग सिर जैसा लगता है। लोगों द्वारा समझ ना आते उन्हें 2 मुहा सर्प समझने में आता है। सभी सर्प की तरह इसे भी एक ही मुंह होता है। यह सर्प बिनझेरी है। यह सर्प छुपे खजाने की खोज करता है। ऐसे अंधविश्वास की वजह से शिकारी द्वारा गैर कानूनी पकड़कर बेचने में आता है। वन विभाग के कानून अनुसार इस सांप को पकड़कर बेचना गुनाह है। गुनहगार को 3 से 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है। वर्धमान शाह द्वारा बताने में आया कि सर्प को सुरक्षित वापी वन विभाग में सौंपने में आया है, जहां आगे सर्प को छोड़ने की कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाएगी।